हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि आप जब समर इंटर्नशिप करके आते हैं तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट फाइल यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में या फिर अपने डिपार्टमेंट में जब आप जमा करनी होती है तो आप कैसे उस प्रोजेक्ट फाइल को बना सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि उस प्रोजेक्ट फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर किस तरीके से किस प्रोसेस से इस प्रोजेक्ट को आगे बनाना है। तो आइए मैं अपनी समर इंटर्नशिप की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ साथ में ये मैंने इंटर्नशिप जो की थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की थी। और पूरा जो फॉर्मेट है ये प्रॉपरली यूनिवर्सिटी के जो किसी भी यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन होती है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी जो फॉर्मेट प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा रिपोर्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जब भी आप एक कोई फ्रंट पेज बना रहे हैं तो फ्रंट पेज में सबसे पहले आप लिखेंगे अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन। क्लियर? अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन। अब इसके बाद आपको ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला प्रोजेक्ट कस्टमाइजेशन विथ मार्केट सेगमेंटेशन मार्केटिंग टीम एंड बीपीआर आउटपुट, ये मेरा टॉपिक था। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो समर इंटर्नशिप कर रहे थे वो किस टॉपिक पर कर रहे थे या फिर आपने वो काम क्या किया है। जैसे आप मेरा यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा काम ये था कि मुझे मेरे जो प्रोडक्ट्स वगैरह थे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो उन प्रोडक्ट को मैं क्या कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, मैं उनमें क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ। जो पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज चल रही है, क्या मैं उनमें कुछ चेंजेस ला सकता हूँ। किसके साथ करना था मुझे? मार्केटिंग टीम के साथ करना था। अब मार्केटिंग टीम क्या करती है कि कस्टमर्स के साथ मिलकर पूछती है कि भाई आपको इस प्रोडक्ट में क्या कमी समझ में आ रही है। भाई आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर बनने में कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कम है, वुमेन्स के लिए होना चाहिए, मेंस के लिए ज्यादा होना चाहिए, या बच्चों के लिए ज्यादा होना चाहिए, या एजुकेशन लोन पर कुछ होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम पूछते हैं वहां जाके। एंड बीपीआर आउटफिट इन द एसएमई सेगमेंट। अब मेरा सेगमेंट भी क्या था, बिल्कुल क्लियर था कि मुझे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के साथ ही बात करनी है, मुझे ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो होता है आपका टाइटल, क्योंकि आप टाइटल के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हो। यदि आपका टाइटल ही क्लियर नहीं है तो बहुत ही वाइड एरिया में आप काम नहीं कर पाओगे। और क्योंकि हमारे पास समर इंटर्नशिप रिपोर्ट में मैक्सिमम लेट्स से 45 डे या फिर 60 डेज होते हैं, इतने दिन में आप डेटा भी कलेक्ट करना है और इसके बाद आपको लिखना भी है, समझना भी है चीजों को, तो काफी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, अब जब आपका जब टाइटल क्लियर हो जाता है तो उसी पर पूरा आपको काम करना है। तो फ्रंट पेज पर आप लिखेंगे द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन दिस टॉपिक। ये तो आपका पूरा रहेगा टॉपिक। अब यहाँ पर आप लिखेंगे अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू द एसबीआई। किसको, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हुआ है इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की थी, इस वजह से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कर रहा हूँ। ट्रेनिंग मैंने कहाँ की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की है। आपका मान लीजिए आईसीआईसीआई है तो आप यहाँ पर लिखेंगे आईसीआईसीआई और एसबीआई की जगह पर लिख देंगे आईसीआईसीआई। यदि आपने कहीं और काम किया हुआ है तो आप वहां पर लिख देंगे, जैसे लेट से आपने काम किया है मनप्पुरम गोल्ड लोन में तो आप यहाँ पर लिख देंगे मनप्पुरम गोल्ड लोन। यहाँ पर भी आप लिख देंगे मनप्पुरम गोल्ड लोन। ठीक है? तो ऐसा कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन हो सकता है। सो बेसिकली आप रिपोर्ट्स जमा किसको कर रहे हो? डिपार्टमेंट को तो आप करोगे ही करोगे, यूनिवर्सिटी को तो जमा करोगे ही करोगे, लेकिन भाई साहब जिनके यहाँ काम करने गए हो आप, वो भी तो आपसे कुछ मांगेगा ना कि भाई आपने क्या सीखा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू द दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने काम किया है फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ समन इंटर्नशिप। क्लियर? देन इसके बाद आप जिस भी कंपनी का आपने काम किया है उसका आप ब्रांड लोगो लगा देंगे। फिर इसके बाद आप लिख देंगे सबमिटेड बाय। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ है क्योंकि ये मैंने बनाई थी और ये मेरा रोल नंबर हो गया। और आप यहाँ पे एमबीए थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर में हो, बीबीए में हो, बीकॉम में हो,
जिस भी सेमेस्टर में हो, जिस भी क्लास में हो, जिस भी सेमेस्टर में हो, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है कि भाई मेन समस्या रहती है कि गाइडेंस कौन देगा इस पे, किसका नाम लिखा जाएगा। अंडर द गाइडेंस ऑफ मोस्टली यहाँ पर लोग सब्जेक्ट टीचर का नाम डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर जो नाम डाला हुआ है वो डाला हुआ है जिसके अंडर में मैंने इंटर्नशिप की है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट दूंगा कि आप सब्जेक्ट टीचर का नाम ना लिखकर आप उस पर्सन का नाम लिखिए जिसने आपको ट्रेनिंग दी हो, जिस पर्सन के अंडर में आपने ट्रेनिंग की हो उसका आप नाम लिखिए। जैसे मैंने मिस्टर एस के पाल के अंडर में की थी और वो वहाँ के रीजनल ब्रांच मैनेजर थे। इसके बाद आप अपने विश्वविद्यालय का लोगो लगाइए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो। इसके बाद यदि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का नाम, और उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉपर यूनिवर्सिटी का नाम। और सबसे नीचे आप लिखेंगे कि आपने किस ड्यूरेशन से ये समर इंटर्नशिप की है। तो मैंने जैसे कि 5 जून 2014 से लेके 15 अगस्त 2014 तक ये मैंने की हुई थी। मैंने 5 जून 2014 से 15 अगस्त 2014 तक मैंने ये समर इंटर्नशिप की थी, इसलिए सब पेज के सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर ड्यूरेशन डाल दी। इस वजह से लोगों को क्लियर हो जाता है कि हमने ये इंटर्नशिप कब की। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो रहेगा डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में आप ये लिखेंगे कि भाई मैंने ये जो टॉपिक पर काम किया है ये मेरा ओरिजिनल है और मैंने कहीं से किसी तरीके से कॉपी नहीं किया है, विच इज सबमिटेड टू द SBI। ठीक है ना, इन कंप्लीशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ समर इंटर्नशिप अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस एंड द सुपरविजन ऑफ बोथ माई इंटरनल एक्सटर्नल गाइड, and the project has not formed the basis for the award of any degree, diploma, associateship, and fellowship or other similar title to be submitted to any university। ऑब्वियसली आप MBA या BBA या BCom करने के लिए तो ये कर ही रहे हो, लेकिन आपका मेन उद्देश्य ये था कि आप ट्रेनिंग करने गए थे वहां पे। क्लियर। इस वजह से हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि भाई हम यहाँ पर किसी भी तरीके से बेस नहीं है किसी अवार्ड डिग्री का, ये मतलब इसके बेसिस पर डिग्री नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना। इसके बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा, रोल नंबर, डिपार्टमेंट और इसके बाद यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपका जो पेज रहेगा वो रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, कि आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की है वो कंप्लीट की है, किस किस ड्यूरेशन में की है, कब से शुरुआत हुई थी। तो देखिए सर्टिफिकेट का ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट पुष्पेंद्र हैज अंडरगॉन, ये टाइटल आपका हो जाएगा यहाँ से, कस्टमाइजेशन विद द मार्केटिंग टीम एंड बीपीआर आउटपुट इन द SME सेगमेंट and completed his project report for his internship at the bank 15 अगस्त 2014। ये कंप्लीट हुई है। ठीक है ना, इन्होंने कब जमा किया है, कंप्लीट कब कर दिया है, 15 अगस्त 2014 को ये कंप्लीट कर दिया। शुरुआत इसकी हुई थी 5 जून 2014 से। और यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ पर है कि 2014 पे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे गाइड का नाम जिसके अंडर में आपने काम किया है, उस जगह का नाम जिस जगह पर आपने ये काम किया हुआ है। अब देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इशू। सर्टिफिकेट ऑफ इशू में क्या रहेगा कि आपने कब ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में आया है, स्टूडेंट का नाम, कौन सा डिपार्टमेंट रहा, टॉपिक क्या रहा प्रोजेक्ट का, और आपने कितने दिन तक समर इंटर्नशिप की है। इसके बाद प्रोजेक्ट मेंटर का नाम, और इसके बाद सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। यहाँ पर आपके जो ओरिजिनल सुपरवाइजर हैं वो यहाँ पे साइन कर देंगे। चलिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो आपका रहेगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आप जिस जिसको भी थैंक यू देना चाहते हो कि भाई हमारे हमारे गाइड को थैंक यू बोलना हो, आप बोल सकते हो। अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आप बोल सकते हो, डीन को आप बोल सकते हो, आप अपनी फैमिली को थैंक यू बोल सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोल सकते हो। ये सारे जो थैंक यू आप जितने भी जिन 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 लोगों को आप एक्नॉलेज करना चाहते हो कर सकते हो कि इन लोगों ने मेरी हेल्प करी प्रोजेक्ट बनाने में। देन इसके बाद प्रीफेस। प्रीफेस एक तरीके से एक प्रॉपर, एक हम यूं कह सकते हैं कि
प्रोजेक्ट में आगे आने वाला क्या है। तो उसका एक समराइज फॉर्म रहता है प्रीफेज में कि बेसिकली आप 2 मिनट में यदि किसी चीज को बोलना चाहते हो, 50 पेज की फाइल को यदि आप 2 लाइन में बोलना चाहते हो या फिर 2 मिनट में समराइज करना चाहते हो, तो ये क्या होने वाला है आगे बेसिकली। देन यहाँ पर आपका टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा। जैसे आप मैंने यहाँ पर 4-5 चैप्टर बनाए थे, देखिए पेज नंबर आपका यहाँ से शुरू नहीं होता। कवर पेज, इसको आप रोमन में दे सकते हैं। डिक्लेरेशन रोमन में दे सकते हैं। सर्टिफिकेट आपका रोमन में चला जाएगा। एक्नॉलेजमेंट आपका रोमन में चला जाएगा। प्रीफेस आपका रोमन में चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ से जो पेज नंबर स्टार्ट होगा, ये एक्चुअली नंबर्स में रहेगा। लेट्स से 1, 2, 3 एंड 4। सो योर एक्चुअल पेज नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 1 बेसिकली आप क्या रखेंगे, इंट्रोडक्शन रखेंगे। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे मैं आपको एक एक करके बताते चले जाता हूँ। देखिए पहले तो हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट को आप एक बार पूरा देख लीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने फर्स्ट चैप्टर जो लिया है इंट्रोडक्शन, सेकंड है फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी, थर्ड है मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस, फोर्थ मेरा रहा है डेटा एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में एनेक्शर। एनेक्शर में बेसिकली हम जो क्वेश्चनायर्स होते हैं उनको हम लास्ट में क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, या बिब्लियोग्राफी होती है तो उसको अटैच कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट पेज पर आप बना सकते हैं लिस्ट ऑफ चार्ट, कि आपके पूरे प्रोजेक्ट फाइल में कहाँ कहाँ पर चार्ट को यूज किया गया है। ठीक है ना। और नेक्स्ट आप एक और पेज बना सकते हो जिसमें आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ ग्राफ या फिर लिस्ट ऑफ पिक्चर्स। क्लियर। तो जैसे कि नेक्स्ट मैंने लेके रखा है लिस्ट ऑफ टेबल। इसकी जगह टेबल तो आपको लेना ही है, चार्ट भी लेना है, आपने पिक्चर्स वगैरह यूज की हैं तो वो भी आप लिख सकते हो, लिस्ट ऑफ पिक्चर्स। चलिए अब हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट। माय नेम इज डैश डैश, परसुइंग, जो भी आप डिग्री आप परस्यू कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से आप परस्यू कर रहे हो वो लिखेंगे, कौन सा बैच रहेगा, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या रहेगा, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, आपने स्कूलिंग करनी करी कहाँ से है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और प्रेजेंटली आप क्या करना चाह रहे हो। So presently I am doing my summer internship program in State Bank of India and the topic customization of product and BPR output in SME segment। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, मेरी ईमेल आईडी ये है। आप जो भी यहाँ पर आप ऐड ऑन करना चाहो अपने बारे में वो लिख सकते हो। दूसरा जो आपका स्लाइड रहेगा या फिर आपका दूसरा जो पेज रहेगा वो रहेगा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो यहाँ पर आपका पेज रहेगा वो रहेगा आपका ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द योर प्रोजेक्ट मेंटर। जिस भी जगह पर आपने इंटर्नशिप की है और जिसने भी आपको गाइड किया है, आप उसके बारे में कम से कम आधा पेज तो लिखिए कि उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, वो पहले क्या रहे, किस रैंक पर रहे, किस रैंक से किस रैंक तक पहुंचे। तो यहाँ पर उनका पूरा नाम है ना, कहाँ पर वो पोस्टेड हैं, और एक्सपीरियंस उनका क्या है, किस रैंक से कहाँ तक पहुंचे हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बियर करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपका जो स्लाइड रहेगा वो अब शुरू होगा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब मुझे जैसे एसबीआई मिला था, तो आप ब्रैकेट में चाहो तो आप एसबीआई लिख सकते हो, और यहाँ से फर्स्ट मैंने पॉइंट स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने फर्स्ट पॉइंट से मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे मेरा मेन चैप्टर क्या था, मेन चैप्टर था इंट्रोडक्शन। सो नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट, इसलिए मैंने पॉइंट नंबर दिया है 1.1। अभी मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म नहीं हुआ है और मैंने किसका इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरे मेंटर का दे दिया, इसलिए मैंने पॉइंट दिया है 1.2। ऐसे ही मैंने अब किसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, मैं देने वाला हूं ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिखूंगा 1.3। अब इंट्रोडक्शन के अंदर यदि कोई पॉइंट्स है तो वो बनेगा 1.3.1। तो इस चीज का यदि ध्यान रखिए
कि हेडिंग और सब हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, ये मेरा पूरा अबाउट द कंपनी था। और मुझे जो जो टास्क दिए गए थे, मैंने सारे प्रोडक्ट्स को, जैसे मेरा काम था कि किस तरीके से मुझे प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना है, तो उसके पहले मुझे जानना पड़ेगा कि उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं क्या। तो मैंने प्रोडक्ट्स को जाना, सर्विसेज को जाना, कि कौन कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा रहा है, स्पेशली इन द एसएमई सेगमेंट। देखिए, तो आपको बहुत प्रिसाइज रहना है। प्रिसाइज रहना मतलब यहाँ वहां की इंफॉर्मेशन ऐड करने का कोई मतलब है नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन वो ऐड करनी है जो आपका टॉपिक लिखा हो, और टॉपिक काफी प्रिसाइज होना चाहिए। मीन्स एक हम यूं कह सकते हैं कि वी शेप में होना चाहिए। वी शेप मतलब ऊपर से जो हमारा टॉपिक दिख रहा है, हमें उसको बहुत वी शेप में नीचे तक लेकर आना है। मतलब हमारा टॉपिक बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, एरिया फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज टॉपिक जो है, अदरवाइज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा बन जाएगा। चलिए, तो ये मैंने पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा रहा है। फिर मैंने यहाँ पर एक ऐड किया है कि नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, किस तरीके का मेरा प्रोजेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे क्या ऑब्जेक्टिव दिए गए थे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है उस प्रोजेक्ट के लिए। चलिए, देख लीजिए यहाँ पे। मेरे को ऑब्जेक्टिव दिए गए, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माई स्टडी इज टू कस्टमाइजिंग द एसएमई प्रोडक्ट। तो जो भी आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हो, या फिर आप जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये स्टडी करना चाहते हो, भाई मेरा काम तो ये है, मेरा प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य तो ये है, तो आप पूरे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर लिख लीजिए। दूसरा, आप यहाँ पर एक और चीज ऐड कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसके प्रति? ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर के प्रति, और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे हो उसके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे क्या थ्योरी रहेगी, या फिर कौन कौन सा आपका जो लिटरेचर है वो अवेलेबल है। ठीक है ना, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये देखिए, आप एक एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कार लोन, होम लोन, डॉक्टर प्लस स्कीम, इसके बाद रेट्स वगैरह कि कब क्या, किसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, ये सारी चीज मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। ये पूरा डिटेल रहेगा। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर मेरा रहेगा, थर्ड चैप्टर रहेगा बेसिकली रिसर्च मैथडोलॉजी के साथ। देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से एक लिखा है, एक लाइन आप भी ऐड कर सकते हो। अभी हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद आप जो थर्ड चैप्टर आप है वो भी आप ऐड करोगे, दैट इज मैथडोलॉजी। विच मैथडोलॉजी यू अडॉप्ट फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। और रिसर्च मैथडोलॉजी को आप लिखोगे सबसे पहले कि रिसर्च मैथडोलॉजी होती क्या है। उसके बाद कई पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड करोगे, जैसे कि सैंपल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक। अब ये देखिए, मेरी ये फाइल कौन सी थी, प्राइमरी डेटा पर थी। आपकी हो सकता है सेकेंडरी पर हो। प्राइमरी डेटा यदि आप यूज कर रहे हो तभी जाके सैंपल साइज आएगा। हालांकि यदि आप सेकेंडरी डेटा भी यूज कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से सैंपल साइज वगैरह चूज कर सकते हो। सैम्पलिंग टेक्निक आप ऐड करोगे, डेटा कलेक्शन मेथड यूज करोगे कि कौन सी मेथड आपने यूज की है, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे, और डेटा इंटरप्रिटेशन आपने कैसे किया हुआ है। इसके बाद आपने डेटा को कैसे क्लासिफाई किया है, कैसे टेबुलेशन किया है, और आपने कौन सा ऐसा टूल्स यूज किया है जिससे आपने अपने डेटा को एनालाइज किया हो। इसके बाद इस तरीके से चार्ट्स वगैरह ये सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो। जो भी आप डेटा कलेक्शन करोगे उसका चार्ट प्रेजेंटेशन, और फाइनली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको कंक्लूड कर सकते हो। हालांकि आप एक अलग से चैप्टर भी यूज कर सकते थे, फोर्थ चैप्टर बना सकते थे, डेटा एनालिसिस।
डेटा एनालिसिस चैप्टर में मैंने अभी जो ये पिक्चर्स वगैरह बनाई हुई है, चार्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, टेबल वगैरह बनाई हुई है, आप उस अलग से चैप्टर में जाके ये चीजें कर सकते थे। अभी मेरा फोर्थ चैप्टर जो है वो है सजेशन एंड रिकमेंडेशन, लेकिन आप अलग से फोर्थ चैप्टर बना सकते हो। रिकमेंडेशन, सजेशन और जो भी आपने रिसर्च गैप फाइंड आउट किया हो वो आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से लास्ट में मेरा रहेगा एनेक्स्चर। एनेक्स्चर में बेसिकली आप रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो, आप बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हो, और जो क्वेश्चनायर आपने यूज किया है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चनायर को ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल आपकी बन जाती है, और इसको फाइनली आप बाइंड करा के सर्टिफिकेट पे आप जरूर साइन करवाइएगा अपने क्या बोलते हैं जिसके अंडर में आपने काम किया है। दूसरा, आपका जो एक और सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो आपके जो डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर हैं उनको आप ऐड कर सकते हो कि भाई उनके अंडर में मैंने बनाया है। बेसिकली आप पूरा जो काम कर रहे हो वो कहाँ पर करते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हो। तो रिसर्च सुपरवाइजर का ज्यादा कुछ रोल होता नहीं। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनवाने में हेल्प आपकी सुपरवाइजर कर सकता है। मीन्स आपके जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ का आपका मदद कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई स्टूडेंट समर इंटर्नशिप से लौट कर आता है, अपने डिपार्टमेंट की तरफ आता है या फिर अपने कॉलेज की तरफ आता है, तो फाइल ऑलरेडी बना बना के ही आता है, वो बनी बनाई लेकर ही आता है। तो बेसिकली साइन यहाँ पर कौन करेगा? द सुपरवाइजर विच गाइड यू, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है बेसिकली उसके यहाँ पर साइन होंगे। इस वजह से आप देखोगे यहाँ पर जो अपने सर्टिफिकेट बनाया है, सर्टिफिकेट में किसके साइन होंगे? सर्टिफिकेट ऑफ सुपरवाइजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये काम किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे उस सुपरवाइजर के साइन नहीं होते जो आपके कॉलेज में सुपरवाइजर है। एक्चुअल सुपरवाइजर आपका वो कहलाएगा जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने समर इंटर्नशिप को कंप्लीट किया हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से समर इंटर्नशिप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आप बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।